हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम पूर्व वर्षों में आयोजित हुए पेपरों का विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि 2016, 18, 22 यानी कि 3 वर्षों के पेपरों को हम एक साथ ले रहे हैं और यहाँ से ही आपकी आगामी होने वाली परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर तार्किक विश्लेषण सीखना होगा कि किस तरह से एक ऑप्शन आपके अगली बार वो प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर आज नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि भूगोल। अगर भूगोल में देखें तो भूगोल के पेपरों को देखने से पहले आपको पाठ्यक्रम समझना होगा। यानी कि मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा। जैसे आपको पता है 300 अंकों का पेपर होता है, हर बार बताता हूं आपको, और आपके 2.5 घंटे का समय होता है। यानी कि आप देख सकते हो कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में से आपके भूगोल में कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर बार आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें न तो 18 क्वेश्चन आते हैं न आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इसमें हर बार अगर देखते हैं तो आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके पाठ्यक्रम को आपको समझना पहले आवश्यक है। अगर मैं यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पर समझना होगा। मैं आपको पाठ्यक्रम समझाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझनी होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आपको यहाँ पर भूगोल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। भूगोल से कुल मिलाकर आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर भौतिक भूगोल से आपके 9 से 11 के क्वेश्चन के बीच में आते हैं, या तो 9 क्वेश्चन आएंगे या आपके 11 क्वेश्चन आएंगे। अगर जिस साल आपके भौतिक भूगोल से 9 क्वेश्चन आएंगे तो उस साल आपके भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान के भूगोल से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 9 क्वेश्चन ये और 5 यानी कि 10 यानी कि 10 और 9 19 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपके किसी साल भारत भौतिक भूगोल से 11 क्वेश्चन आते हैं तो फिर भारत के भूगोल से 4 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान के भूगोल से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल ये भी आपके कितने हो गए? 11, 4, 15, 15, 4, 19। इस तरह से आपके 19 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी बात करें तो 11 क्वेश्चन आपके 2016 के पेपर में आए थे, बाकी आपके 9 क्वेश्चन आपके 2018 और 2022 के पेपर में आए थे। यहाँ पर समझना होगा। दूसरी बात, अगर भारत की भूगोल की बात करो तो आपने देखा होगा, अगर जिस अभ्यर्थी की भूगोल रहा होगा तो उसके आपको जानते हो कि बीए, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर होता है, एक होता है बीए सेकंड ईयर, एक होता है बीए थर्ड ईयर। ठीक है, 3 ईयर होते हैं। अगर मैं बात करूँ बीए फर्स्ट ईयर में आपके भारत भौतिक भूगोल चलता है, यानी कि ये भौतिक भूगोल का जो सिलेबस लिया गया है वो बीए फर्स्ट ईयर से लिया गया है। इसी तरह बीए सेकंड ईयर में चलता है भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल बीए सेकंड ईयर से लिया गया है। ठीक है। इसी तरह राजस्थान का भूगोल आपके बीए थर्ड ईयर से लिया गया है। यानी कि तीनों वर्षों से आपके तीनों टॉपिक लिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पहले मैं भौतिक भूगोल को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके यहाँ से 3 वर्षों के पेपर रहेंगे, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लगभग आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन से ही अगली जो आपकी वैकेंसी होगी, जिसमें से आपके 9-10 क्वेश्चन जो भौतिक भूगोल के होंगे, उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके आराम से छप जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चनों के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखना, ये देखो यहां पर सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको यहां देखिएगा विषय भूगोल में ये आपके भौतिक भूगोल का सिलेबस है। ये तो भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल की बात है। पहले मैं भौतिक भूगोल की ही बात करूंगा। अगर यहां देखोगे आप तो यहां पर देखो, ये एक पृथ्वी गतियां, उनके प्रभाव, अक्षांश देशांतर रेखा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, वायुमंडल का संगठन, संरचना, सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण। ठीक है। सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण वही है इसका। तो वायुदार पेटियां, पौने, महासागरदार आय, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियां, ये आपके कुल मिलाकर ये है। अगर मैं बात करूं इस सिलेबस की, तो इसके लिए अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर जैसे आईएएस की तैयारी करता और मेरे भूगोल होती है, तो मैं इसके लिए भौतिक भूगोल के लिए कौन सी किताब पढ़ता? तो इसके लिए एक किताब चलती है भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह की। लेकिन सविंदर सिंह की किताब जो चलती है वो आपके लिए बहुत विस्तार लिए हुए हैं, इसलिए आप सेकंड ग्रेड में इसको न पढ़े, क्योंकि पढ़ोगे तो बहुत विस्तार लिए हुए सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ये आईएएस लेवल की पार्टिकुलर, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तब सविंदर सिंह के लिए है। इसी तरह भारत के भूगोल के लिए महेश वर्णवाल की किताब अच्छी है। तो अलग अलग किताबें अलग अलग है,
है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी चीजों को, यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आए। अब मैं यहाँ पर आपको 2016 से ही शुरू करूंगा। पहले 2016 का पेपर लूंगा, उसके बाद में 2018 का पेपर लूंगा, उसके बाद में 2022 का पेपर लूंगा। यानी कि आपको यहाँ से एक एक चीज समझनी होगी। यानी कि इस बार जो टारगेट है सेकंड ग्रेड का एसएसटी में टॉप रैंक, यानी कि इस बार रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हाईएस्ट नंबर कितने जाते हैं एसएसटी में। अगर हाईएस्ट नंबर की बात करूं एसएसटी में, तो आपके लगभग अभी तो 300 नंबर से अधिक नहीं गए हैं, यानी कि 300 नंबर से हाईएस्ट नहीं गए। अगर 300 नंबर तक आते हैं तो आपकी फर्स्ट रैंक होती है। तो हाईएस्ट नंबर यानी इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, यानी कि हमें 400 से अधिक, यानी 500 में से अगर आप जीके में भी प्रयास करते हो, देखो जीके के अभी तो मैं आप नहीं कह सकता, लेकिन मैं 300 अंकों में से आप कोशिश करूंगा कि आपके 250 प्लस अंक है एसएसटी में। बाकी अगर आप वहां से 150 नंबर भी लाते हो तो भी 400 तो हो ही जाएंगे आपके, यानी कि 200 में से अगर 150 वहां से लाते हो 400 नंबर तो आपके आराम से हो जाएंगे, यानी कि मेरिट यहाँ से ही देंगे हम, यानी कोशिश कर सकते हैं। बाकी फिर आपके हाथ में, पढ़ाई हम नहीं करेंगे, आपको करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी रैंक भी नहीं आएगी, सक्षम नहीं होगा, वो सब आपके हाथ होती है, हमारे हाथ में केवल पढ़ाना होता है। मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके 2016 के पेपर की, ठीक है। ये 2016 का पेपर ले लिया मैंने, ये परीक्षा 2016 का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से भौतिक भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए, पूरे पैटर्न हो के वही है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। अगर प्रश्न पत्र देखोगे वही आपकी मार्किंग प्रणाली है, वही सिलेबस है, कुछ भी यहाँ पे एता किंतु परंतु कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से देशांतर से, आपके सिलेबस में है नहीं अक्सर देशांतर है, तो यहाँ पूछा गया ग्रीनविच रेखा पर यदि समय यानी कि 6 बजे प्रातः, यहाँ देखो क्या हो रहा है प्रातः, क्या हो रहा है प्रातः है, तो किस देशांतर पर 11 बज रहे हैं प्रातः एएम के, यानी कि आपके देख रखा है कि ग्रीनविच पे, यानी ग्रीनविच रेखा है। अगर ग्रीनविच रेखा की बात करें तो आपको पता होगा, आपको इस तरह से आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी ग्रीनविच मानी जाती है। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजर रही है, और इधर भी आपके कुल मिलाकर 180, यानी कि 180 देशांतर इधर होते हैं और 180 देशांतर इधर होते हैं, ठीक है। 180 देशांतर इधर होते हैं, तो बीच में 180 तो होते हैं आपके और 180 इधर होते हैं, तो कुल मिलाकर आपके देशांतर होते हैं 360 डिग्री देशांतर, ठीक है। अगर मैं आप इस तरह से नहीं समझ सकते तो आप इस तरह से आराम से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सी बार जो नए स्टूडेंट होते हैं जिनके भूगोल नहीं रही तो उनको दिक्कत आती है। जैसे मैंने बोला एक होता है अक्षांश, ठीक है, आराम से समझना, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, दो चीजें होती है। अगर मैं बात करूं अक्षांश में अ है, और जो आडी रेखा होती है, आडी रेखा में भी क्या है अ है, क्या है आपके अ है, ठीक है। इसी तरह आपके 80, यानी कि मैंने बोला कि 80, यानी कि आपके देखोगे तो अक्षांश कुल मिलाकर 80, क्या लिखा मैंने आपके 80, यानी कि जो अक्षांश रेखा 80 में भी क्या होता है ए 80, तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है 180, 180 में 80 आ रहा है, तो 80 में भी आडी में भी, यानी कि अक्षांश रेखाएं आडी रेखाएं होती है, और कुल मिलाकर ये 180 होती है। तो आडी रेखाएं बची एक ही आपकी लंबवत रेखा, जो कौन सी आपके देशांतर रेखा होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, बहुत से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब आपको यहाँ पर समय ज्ञात करने, यानी कि इसके लिए एक अलग अलग कक्षा होती है, मैं आपको बस यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ कि आपके क्या क्या काम आती है। अगर यहाँ पर आप समझोगे तो यहाँ समझ लेना, एक बार छोटी सी बात समझा रहा हूँ आपको। अगर अक्षांश रेखा है तो अक्षांश रेखा क्या काम आती है, तो अक्षांश रेखा क्या काम आती है कि किसी स्थान के बारे में जानने के लिए, स्थान को ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं बात करूँ, मैं घने जंगल में घूम गया, अब घूमने के बाद में मुझे देखना है कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना है, तो मेरे पास जीपीएस रहेगा, जीपीएस के माध्यम से मैं अक्षांश देखूंगा मैं कौन से अक्षांश पर हूँ। अगर मुझे पता रहेगा कि मेरा गाँव इस अक्षांश पर है तो मैं वहां चला जाऊंगा, यानी कि ये अक्षांश एक तरह से स्थान देखने का काम आती है। इसी तरह जो देशांतर होती है, तो देशांतर के माध्यम से क्या करते हैं कि देशांतर के माध्यम से समय ज्ञात करते हैं। अगर समय ज्ञात करते हैं तो यानी कि कुल देशांतर 360 डिग्री होते हैं। अब 360 डिग्री होते हैं तो एक देशांतर, यानी कि एक देशांतर, यानी कि एक देशांतर का मतलब है कि एक देशांतर का मतलब है 4 मिनट। क्या मतलब है, एक देशांतर का मतलब है 4 मिनट। अगर आप 4 मिनट है तो 360 को, यानी कि 360 डिग्री का मतलब है 4 मिनट से गुना करो, जितना आंसर आएगा वो आपके कुल मिलाकर आपके 24 घंटे का होगा। कितना होगा, यानी कि पूरा एक दिन आपके 24 घंटे का होगा। अब आप यहां देखो, यानी कि एक घंटे में, यानी कि एक घंटे में कितने एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपके एक घंटे में 40 मिनट होते हैं, सॉरी आपके 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट होते हैं तो मतलब एक घंटे में कितने देशांतर हुए, मैंने कहा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट। यहां समझना आराम से, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत समझना होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मैंने कहा कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होते हैं।
तो 4 मिनट होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 15 डिग्री, अगर मैं बात करूं 15 डिग्री देशांतर, यानी कि कुल 15 डिग्री देशांतर है, तो इसमें कितना अंतर आएगा, इसमें आएगा कि एक देशांतर आपके 4 मिनट का है, तो 15 डिग्री का मतलब है 4 से गुना कर लो, 15 डिग्री को 4 से गुना करोगे तो कितना है आपके है 60 मिनट, कितना है आपके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का अंतराल कितना रहेगा, 15 डिग्री का रहेगा। 1 घंटे में कितने डिग्री होंगे, 15 डिग्री होंगे, 2 घंटे में 30 डिग्री होंगे, 3 घंटे में 45 डिग्री होंगे, और 4 घंटे में कितने होंगे आपके, 4 घंटे में आपके 4 डिग्री होंगे। ठीक है, 4 घंटे में कितने होंगे आपके, 4 घंटे में आप देखो 4 घंटे में कितने होंगे आपके 60 डिग्री देशांतर होंगे। तो आपके 24 घंटे में कितने होंगे, तो 24 घंटे में आपके 360 डिग्री देशांतर होंगे, 360 डिग्री देशांतर। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर बात की मैंने आपको यहाँ आराम से निकाल सकते हो कि अगर गिरनी रेखा पर 0 डिग्री पर यहाँ पर क्या आपके गिरनी रेखा पर आपके यहाँ देखो, तो आप यहाँ पर 2-3 आंसर तो आप आराम से निकाल सकते हो। आप गिरनी रेखा पर आपके कितने बज रहे हैं, प्रातः 6 बज रहे हैं, तो किस देशांतर प्रातः 6 आगे, यानी कि आगे पूछ रहा है, यानी कि सुबह के रात नहीं पूछ रहा, वो सुबह की 11 पूछ रहा है। इसमें कितना अंतर है आप बताओ, इसमें 11 में और 6 में कितना अंतर है, तो लगभग 5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है ना। तो बताओ, अब मैंने कहा कि 5 घंटे का अंतर है, तो 4 घंटे में कितने होते हैं, आपने आप देखो 4 घंटे में कितने होते हैं, बताओ 4 घंटे में कितने होते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि 4 घंटे में 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं 4 घंटे में, और 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री होते हैं। तो 4 घंटे प्लस 1 घंटा कितना हुआ, 5 घंटे हो गए, तो 60 डिग्री में 15 और जोड़ो कितने हो गए, 75। कितने हो गए आपके, 75 हो गए ना। तो आपके यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो आराम से समझना, यहाँ गिरनी रेखा 0 डिग्री पर है और 5 घंटे का यहाँ दोनों में अंतर है, तो कितना हुआ 75। कितना हुआ आपके 75। आंसर कौन सा रहेगा आपके, कौन सा रहेगा 75, एक ही है पूरे ऑप्शन में। आप देख लो, बिल्कुल सिंपल है, 4 ऑप्शन में से केवल एक ही 75 है, आपको ढूंढना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। ये समझना है आपको, कुछ भी नहीं, कैसे भी किंतु परंतु कैसे पूछे। इस वीडियो को मैंने विस्तार से समझा रखा है, यहाँ पर थोड़ा मैंने धीरे से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, एक शांत देशांतर से है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए। अब घूर्णन बंद हो जाएगा मतलब क्या है, यानी कि आपके यहाँ पर पृथ्वी गतियां हैं। मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बताया है, देख लो यहाँ पर सिलेबस देखो पहले, तो आप यहाँ पर सिलेबस देखोगे जब मालूम चलेगा आपको कि सिलेबस क्या है। आप देखो यहाँ पर पृथ्वी की गतियां है नहीं है ना, मैंने अक्षांश देशांतर बता दिया। आइए आपके, अब पृथ्वी गतियां में आपके 2 तरह की गतियां होती है पृथ्वी की। कितनी तरह की गतियां होती है आपकी, कुल मिलाकर 2 तरह की गतियां होती है। अगर गतियां की बात करूं तो 2 तरह की गतियां कौन कौन सी थी बताओ मुझे। एक गति होती है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश तो थोड़ा बहुत करूंगा ताकि आप में से अभी, जैसे एक होती है आपके परिभ्रमण, एक होती है परिभ्रमण, एक होती है परिक्रमण। कौन सी होती है, परिक्रमण। अब मैं आप इन दोनों में आपको समझना होगा परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। देखो परिभ्रमण और परिक्रमण, यानी कि परिक्रमण, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये मंदिर है, ये मंदिर है, अब इस मंदिर की मुझे क्या करनी है, चारों तरफ क्या करनी है, परिक्रमा। क्या करनी है मुझे, परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब देखो यहाँ परिक्रमा में करा रहा है, यहाँ भी करा रहा है। परिक्रमा में हम चारों ओर घूमते हैं इसके मंदिर की चारों ओर। तो इसी तरह से जो सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है चारों ओर सूर्य के, उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं उसको, करमा परिक्रमा। और परिभ्रमण में करनिया बरा रहा है, तो परिभ्रमण यानी कि परिभ्रमण को गुणन भी बोलते हैं इसको गुणन, यानी कि स्वयं पृथ्वी की, यानी कि ये पृथ्वी यहाँ पर है ना, ये पृथ्वी यहाँ अपनी जगह पे घूम रही है, यहाँ पर घूम, यानी कि ये पृथ्वी क्या कर रही है। जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे ये रिमोट है मेरे पास, अब ये रिमोट है, तो ये पृथ्वी है, अरे सूर्य, ये सूर्य है, तो पृथ्वी से तो घूम रही है, लेकिन साथ में पृथ्वी घूमती हुई इस तरह से चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई इस तरह से घूमती हुई, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि इस तरह से पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, उसको बोलेंगे परिभ्रमण, और इस तरह से घूमेगी उसको बोलेंगे परिक्रमण, यानी कि चारों ओर परिक्रमा लगाना। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, यानी कि 2 तरह की गतियां होती है, इसमें समझना होगा। तो अब यहाँ पर आपको दिखा है परिभ्रमण में क्या होता है। परिभ्रमण में 2 चीजें आपको विस्तार से समझना होगा। परिभ्रमण होगा जिससे क्या होगा, दिन रात होते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे दिन रात की अवधि में परिवर्तन, से कोई दिन छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है, तो ये परिभ्रमण में होता है। ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, ये देखो दूसरा क्वेश्चन,
आपके नहीं आया कि गुणन बंद हो जाए। अब यहाँ गुणन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात कर रहे हैं वो परिभ्रमण की बात कर रहे हैं। क्या परिभ्रमण की बात कर रहे नहीं कर रहे? अगर यहाँ आपको समझ में आ जाए कि बात किसकी कर रहा है, ये परिभ्रमण की बात कर रहा है, परिक्रमण की बात नहीं कर रहा, कर्मण परिक्रमा की बात नहीं कर रहा। तो क्या अब यहाँ यानी कि दिन रात का बनना किससे होता है आपके, तो क्या होगा दिन रात का बनना। अब एक इसमें है तो प्रभावित किससे होगा, ये है। क्या अब केंद्रीय बल पृथ्वी का बनना नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा ये वाला। तो दिन रात के हो गए जिसमें बी है और बी इसमें हट जाएगा आपकी। बचा कौन सा, अब केंद्रीय बल, ये आपका हट जाएगा। तो आपके दिन रात का बनना ही आपका प्रभावित होगा। इसी तरह आगे देखो, सही कथन चुनिए। अब आप यहाँ सही कथन देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में, जिसको आपको यहाँ पर देख लेना है, बिल्कुल पहले आपको बता दिया। इसी तरह आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कोनराड, ये इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप कोनराड असतताएं जिनके बीच विभाजित करती है, कोनराड असतता। अब देखो यहाँ पर है बाह्य आंतरिक भूपटल, भूपटल मेंटल, बाह्य आंतरिक मेंटल, बाह्य आंतरिक भूखोड़। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से विद्वान बांटी, इस तरह से बांटी है। यानी कि जो ऊपर की परत है उसको बोल दिया भूपटल, क्या बोल दिया उसको, भूपटल। भूपटल के जो नीचे की परत है उसको बोल दिया मेंटल, क्या बोल दिया उसको, मेंटल। और नीचे की जो परत है उसको क्या बोल दिया, कोर, क्या बोल दिया उसको, भूक्रोड बोल दिया, या तो क्रोड बोल दिया या भूक्रोड बोल दिया इसको, क्रोड यानी कि आंतरिक भाग क्रोड, नीचे का भाग क्रोड यानी कि आंतरिक। अगर मैं बात करूं, एक विद्वान था सवेश नामक विद्वान था। तो सवेश नामक विद्वान ने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा था। पहले पृथ्वी सियाल, कौन सी थी, सियाल। दूसरी बांटा सीमा, कौन सी, सीमा। और तीसरी बांटा निपे। यानी कि 3 परतों में किसने, यानी कि इसने बांटा था सवेश ने, सियाल, सीमा, निपे। निपे थी सबसे नीचे वाली परत में, इसमें निपे। सीमा कौन सी थी, मेंटल में थी। और सियाल कौन सी थी, भूपटल में थी। इस तरह से 3 परतें हैं पृथ्वी की। अगर सियाल की बात करें तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम प्रधानता है, और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रधानता है, और निपे में निकेल और पेरिसियम की प्रधानता है। दोनों में अलग अलग है। इनको मैं अब यहाँ विस्तार बताऊंगा तो पूरा एक वीडियो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर समझना है। अगर भूपटल देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में संधि मिल रही है, इसी तरह यहाँ पर दोनों के बीच में संधि मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर 2 चीजें हैं। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, यानी कि ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। यानी कि गहराई पर, यहाँ पर गहराई पर सबसे नीचे गहराई पर बात करूं मैं आपके, यहाँ पर मैं गहराई की बात कर रहा हूँ। यहाँ गहराई पर जो मिलेगी, जो संधि मिलेगी उसको बोलेंगे, गहराई से ग से बन रहा है गुटेनबर्ग संधि, या गुटेनबर्ग संधि बोल सकते हैं, या असातत्य बोल सकते हैं। और मेंटल यानी कि मध्य में, अगर मैं बोलूं यहाँ पर मध्य में, तो आपके हो गया। अगर मैंने यहाँ बोले मध्य में है, अगर मध्य में कौन सी मिलेगी, तो मध्य में मिलेगी आपके मोहे संधि। कौन सी मिलेगी, मोहे संधि। और सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी, किनारों पर यहाँ पर भूपटल के किनारों पर कौन सी मिलेगी, किनारों पर क से कॉनरेड। कौन सी, कॉनरेड। यानी कि 3 तरह की संधियां मिलती है, कॉनरेड, मोहे और गुटेनबर्ग। अब मैंने बोला बाह्य और आंतरिक भूपटल के बीच में कौन सी मिलेगी, कॉनरेड। अब मैं बोलूं भूपटल और मेंटल के बीच में कौन सी मिलेगी, बताओ। भूपटल और किसके बीच में मिलेगी, आपके मोहे। यानी कि ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखो, 5वां देखो। यहाँ पर देखो, वेगनर के अनुसार दिमाग में आ जाओ, दिमाग में आ गया आप। वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीप के पिंड को एक वर्त महासागर का नाम क्या था। यानी कि महाद्वीप को घेरे हुए एक वर्त महासागर का नाम क्या था। अब हमारी बात समझो, यहाँ पर वेगनर का नाम आया ना, तो वेगनर का नाम आते ही आपने पहले समझ लिया होगा। अब वेगनर ने कहा, आपके एक टॉपिक है यहाँ पर देखो, आपके एक टॉपिक है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखना कौन सा टॉपिक है। ये देखो, ये है आपके महाद्वीपों और महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें वेगनर का सिद्धांत आता है, जिसमें आपको वेगनर का सिद्धांत पढ़ना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके वेगनर का सिद्धांत। और वही यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, पूरे क्वेश्चन वहां से आएंगे। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके वेगनर का सिद्धांत। अब आपने वेगनर का नाम पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, वेगनर पढ़ा होगा। तो वेगनर आपने इसने कहा, वेगनर ने कहा कि ये महाद्वीपों और महासागर की उत्पत्ति किस तरह से हुई, या तो महाद्वीप या महासागर किसके होंगे, या फिर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। तो इसने कहा कि नहीं, महाद्वीप और महासागर किसके हैं, कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि महाद्वीप महासागर अभी भी खिसक रहे हैं। उसके बारे में बात मैं आपको यहाँ एक नक्शा बताऊं, आप यहाँ देखना, देखो यहाँ पर ये नक्शा देखना,
ये वाला, इसमें देखोगे तो आप इन दोनों में देखो, ये वाला भाग कौन सा है आपके दक्षिणी अमेरिका और ये है अफ्रीका। अगर मैं इस भाग को यहाँ पर सेट कर सकता, वेगनर का कहना था कि जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका है ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि पूरा का पूरे महाद्वीप है ये आपस में पूरे जुड़े हुए थे, धीरे धीरे खिसक रहे हैं, यानी कि इनकी गति है और इन खिसकने से ही धीरे धीरे भूकंप आता है, यानी कि जब इनकी गति थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो पृथ्वी में कंपन होता है, उस कंपन से ही भूकंप आता है। किसने कहा? वैज्ञानिक ने कहा। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था वो आपको चीजों को यहाँ समझना है। अब वैज्ञानिक ने कहा कि पहले प्राचीन काल में पूरे, जिसे प्राचीन काल में पूरी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी में केवल एक विशाल, ये वाला एक पूरा विशाल, यानी कि पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूं ये पूरा का पूरा, जैसे पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा, यहां पर बात कर देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा एक महाद्वीप था ये वाला, ठीक है। और इस महाद्वीप के चारों ओर एक महासागर था, इसके चारों ओर, यानी कि बीच में तो एक महाद्वीप था और इसके चारों ओर एक क्या था? महासागर था, ये वाला, इस तरह से, ठीक है। यानी कि एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। तो एक ये वाला जो एक वाला ये, यानी बात करता हूं मैं, ये एक था, तो एक जो महासागर था उसका नाम था पेंतालासा। क्या नाम था उसका? पेंतालासा, ठीक है। और एक महाद्वीप था ये पूरा का पूरा ये वाला, इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था इसका? पेंजिया, ठीक है। बाद में कालांतर में क्या हुआ? विभिन्न शक्तियों के कारण पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। कितने भागों में विभाजन हो गया? दो भागों में विभाजन हो गया, और दो भागों में विभाजन होने के कारण यहाँ पर ये विभाजन हो गया, ये वाला ऊपर वाला भाग, यानी कि दो भागों में विभाजन हो गया, ये वाला दो भागों में, एक भाग तो ऊपर खिसक गया, एक भाग नीचे चला गया। ऊपर वाला भाग खिलाया, क्या खिलाया ऊपर वाला भाग? यानी कि ऊपर वाला भाग खिलाया अंगारा लैंड या लोरेशिया दोनों बोलते हैं, और नीचे वाला भाग खिलाया यहाँ पर गोंडवाना लैंड, ठीक है। किसका विभाजन होने से? यानी पेंजिया का विभाजन होने से दो प्रदेश बन गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जो बीच वाला भाग जो गैप बन गया, उस गैप में क्या हुआ? उस गैप में ये जो पेंजिया का जो पानी है इसमें चला गया, इसके अंदर भर गया, और इसके अंदर बढ़ने से एक चीज का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं बीच में टेटिस सागर। क्या बोलते हैं इसको? टेटिस सागर, ठीक है। क्या बना? टेटिस सागर, समझ गए। यानी कि पेंजिया का विभाजन होने के कारण बीच में एक सागर बन गया जिसको बोलते हैं टेटिस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अगर मैं बात करूं, आपके क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके यहाँ क्वेश्चन आ गया, ये वाला ऊपर वाला भाग, जैसे मैंने यहाँ बात करूं आपके यहाँ पर, ये ऊपर वाले जो महाद्वीप हैं, जितने महाद्वीप हैं, ये आपके अंगारा लैंड के हैं। कौन से? उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का, यूरोप अंगारा लैंड का, एशिया अंगारा लैंड का। लेकिन जो नीचे वाले भाग है ये किसके हैं आपके? एक गोंडवाना लैंड का है, एक गोंडवाना लैंड का है, एक गोंडवाना लैंड का है, एक गोंडवाना लैंड का है। आपको पूछ सकता है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड से बना है, तो नीचे वाले ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एक गोंडवाना लैंड के भाग है। ऊपर वाले उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया किसके? अंगारा लैंड के भाग है। ये चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। यानी कि दक्षिणी भारत तो कौन सा है? दक्षिणी भारत है, ये किसका है? गोंडवाना लैंड का। उत्तरी भारत किसका है? अंगारा लैंड का। और यहाँ पर एक सागर था, कौन सा? टेटिस सागर। टेटिस सागर पे धीरे धीरे उसमें मलबा बढ़ता गया, और मलबा बनने से वहां पर एक उसके उत्पत्ति पर्वत के, जिसको बोलते हैं हिमालय पर्वत। किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय पर्वत की। ये आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। ये समझे आप? यानी कि समझ गए। अब एक वर्ध महासागर था, यहाँ है एक वर्ध महासागर था, कौन सा था? पेंतालासा। कौन सा था? अगर महाद्वीप फोर्स था तो पेंजिया, और लोरेशिया क्या था? ये अंगारा लैंड का नाम, दूसरा नाम लोरेशिया, और गोंडवाना लैंड वो था, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ समझनी, यही क्वेश्चन अगली बार आ जाएगा आपके कि पेंतालासा क्या था, पेंजिया क्या था। यहाँ से आपको समझना है, एक एक चीज पर आपको यहाँ पर समझना है, इन चीजों को आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे देखो, अगर आगे देखूं तो आगे कौन सा क्वेश्चन है? देखो, निम्न में से एक कौन सा आकस्मिक बल नहीं है? आकस्मिक का मतलब है कि एक साथ होने वाला, बिल्कुल एक साथ हो जाए, बिल्कुल एक साथ होने वाला जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। कौन सा? आकस्मिक है नहीं, भूकंप है। ज्वालामुखी भी एक साथ हो जाता है और अवदाव भी साथ हो, लेकिन संपीड़न का मतलब है, जैसे मान लीजिए, देखो ये दो चीजें हैं, अब दो चीजें हैं, अब धीरे धीरे दोनों पास आएगी, और पास आने से दोनों टकराएगी, टकराने से ये इस तरह से बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? संपीड़न बोलते हैं, दोनों को आपस में टकराना। और टकराने से क्या बनता है? इस तरह से पर्वत बनता है। बनता नहीं बनता? पर्वत बन गया ये। और दो चीजें जुड़ी हुई है, और जुड़ने के बाद में दोनों अलग अलग जाएगी, तो यहाँ दरार, यानी कि उलंग जगह बहुत सन्नति बन जाएगी। क्या है ये आपकी? तो ये आपकी संपीड़न नहीं है, ठीक है। इसी तरह से
वायुमंडल संगठन गैसों में से कौन सी आयतित प्रतिशत की दृष्टि से आरोही क्रम में है। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पूछा है आपके आरोही क्रम, अब मैं पूछता हूँ यहाँ पर अवरोही क्रम, तो आप यहाँ गड़बड़ मत करना। आरोही 3 शब्द का है, अवरोही 4 शब्द का है, तो 3 शब्द का है का मतलब है कम से ज्यादा की ओर, तो कम से ज्यादा की ओर यानी कि देखना है आपको। अब देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सब में आ रहा है, यानी कि आपके ऑक्सीजन सब में आ रहा है नहीं आ रहा, आपके उसके बाद में ऑर्गन आ रहा है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है। यानी कि आप यहाँ समझ लो, आप अपने मन में लगा लो यहाँ पर ट्रिक कि पहले कौन सी आपकी गैस सर्वाधिक, कौन सी आपके नाइट्रोजन है वायुमंडल में, दूसरी कौन सी है आपके ऑक्सीजन है, कौन सी है ऑक्सीजन है, तीसरी कौन सी है ऑर्गन है। अभी ऑर्गन की जगह बहुत से अभ्यर्थी भी कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके कौन सी है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो आप देखोगे तो आप ऑक्सीजन के बाद में ऑर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये वाला आपका सही है, यानी कम से ज्यादा की ओर। हाइड्रोजन सबसे कम है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में ऑर्गन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है। ये चीजें आपको यहाँ पर देने। अब ऑक्सीजन यहाँ पर दे रखा है ना, तो ये तो ज्यादा है, ज्यादा से यानी अवरोही है, तो ज्यादा से इसमें भी अवरोही है, भी ज्यादा से, तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो ये चीजें अब देखो, तापजन्य वायुदार पेटियां हैं, 2 पेटियां हैं आपके, एक तो भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी, एक दूरी उच्चदाब पेटी। अब इसको नहीं समझाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो आपके हो जाएगा। यहाँ पर ये हवाओं से संबंधित है, वायुदाब से संबंधित है। आपके 2 तरह की पेटियां होती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके 2 तरह की, जैसे ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आपके आर्कटिक वर्त, ये अंटार्कटिका वर्त। ये अंटार्कटिका वर्त 6.5 डिग्री का, ये आपके मकर रेखा 23.5 डिग्री की, ये भूमध्य रेखा आपके 0 डिग्री की, ये कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री की, ये आपके आर्कटिक वर्ग आपके 6.5 डिग्री का, और ये आपके यहाँ पर 90 डिग्री का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो हवाएं चलती है, जैसे यहाँ से हवा चलेगी आपके कौन सी व्यापारिक हवा, ये वाली व्यापारिक हवा, ये वाला आपकी पचवा हुआ, ये वाली, जिनको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखो, यानी कि आपको यहाँ पर यही तो देखना है, कुछ थोड़ी देखना है, यहाँ पर ये समझना है आपको, यानी कि वही है जल से मिलकर चलती है। अगर यहाँ आपको जल आ रहा है तो जल का मतलब है जल से किसकी, थल की ओर। अगर यहाँ आता आपके स्थल से मिल, इस तरह का मतलब है तो स्थल से जल की ओर, और जले से मिल आ रहा है आपके जलीय समीर, तो जले का मतलब है कि जल से स्थल की ओर। तो जल किस में रहता है बताओ, जल किस में रहता है बताओ, जल किस में रहता है आपके, जल देखो आपके कहाँ से रहता है, आपके दिन में चलेगी ना, जल से थल की ओर चलने वाली, दिन में जल से थल की ओर चलने वाली जल समीर होती दिन में। ठीक है, इसी तरह आपके क्वेश्चन है, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बाद में कराऊंगा आपके जो 20 क्वेश्चन बचे हैं उसके, और दूसरे वीडियो में करा दूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज आप 10 ही क्वेश्चन देख लीजिए, 20 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे, 2 आज आपके 18 के, और इसमें 10 ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपको करा दे, बाकी आपके 2018 के 2022 का जो पेपर है वो मैं दूसरे वीडियो में करवा दूंगा। इसमें आप समझ लेना कि सर्वाधिक ज्वार पारस किस में आता है। ये क्वेश्चन आया था आपके इससे किससे आया था आपके क्वेश्चन, सर्वाधिक ज्वार बाटे था, सर्वाधिक ज्वार किसमें पाया जाता है। देखो यहाँ पर आपके हडसन की खाड़ी, चिलिटा की खाड़ी, ब्रिस्टल की खाड़ी और फंडे की खाड़ी, तो फंडे की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वार आता है। और ज्वार बाटा समझ लो आप, ज्वार बाटा क्यों आता है, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, और सूर्य चंद्रमा के जो आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार बाटा आता है। पूर्णिमा और अमावस्या को सर्वाधिक ज्वार आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और जिस अवस्था को जब सूर्य और चंद्रमा, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और पृथ्वी है, जब तीनों एक सीधे में हो जाते हैं, तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सिद्धि। क्या बोलते हैं इसको सिद्धि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिद्धि। और एक क्वेश्चन आया था आपके युति और व्युति, विति और व्युति क्या है, तो विति और व्युति का मतलब यही है कि यानी कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सीधे में रेखा में आ जाना, उसको बोलेंगे क्या, युति या व्युति या सिद्धि, दोनों को ये बोलेंगे। ठीक है, ये इस स्थिति में ही जब एक सीधे स्थिति में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर सर्वाधिक ज्वार आता है। कहाँ आता है, सर्वाधिक ज्वार यहाँ पर ही आता है। तो ये फंडे की खाड़ी में साउथहैम्पटन है, साउथहैम्पटन एक इंग्लैंड का स्थान है, साउथहैम्पटन यानी कि थेम्पटन स्थान है, थेम्पटन। यहाँ पर सर्वाधिक 4 बार ज्वार आता है एक दिन में। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, आपके फंडे की खाड़ी में आता है। तो ये 2011 के आपके 2016 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो रही है आपके। लास्ट में आपसे कहा था कि 2016 में तो आपके कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन आए थे, किससे, भौतिक भूगोल से, और 2018 और 2022 के पेपर में आपके यहाँ 9 क्वेश्चन आए थे। तो ये 9 और 9 क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको हल कराऊंगा, ताकि यहाँ पर आपको हो जाए। ये आपके सामुद्रिक धारा से संबंधित है, कौन से आपको सम्मिलित नहीं, बेंगोलिक धारा, कैनाल धारा, अंगुलवास धारा, अंगुबोट धारा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं
ये आपके नक्शा है। तो यहाँ पर आपके एक धारा है, यहाँ पर ये वाली, यहाँ हमबोर्ड धारा है। कौन सी है? हमबोर्ड धारा। अब ये हमबोर्ड धारा है, अब ये आपकी शीत धारा है। कौन सी है? शीत धारा है। और इसी धारा से भारत में अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। यही धारा, इसको बताऊंगा, यही धारा इसी कारण से भारत में, इसी धारा के कारण भारत में मानसून कमजोर होता है, अल नीनो का प्रभाव होता है। इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना है, यानी कि इतना आपको समझना होगा। 2018 और 2022 का जो पेपर आपको समझाऊंगा, तो आप ऐसा लगोगे कि अगली बार कौन सा भी क्वेश्चन है आपको, आप उसको 100% कर लोगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ से सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन नहीं देखा, बताओ मुझे। यानी कि आपने यहाँ से, अगर सिलेबस की बात करूं मैं आपके, तो आपने यहाँ से पृथ्वी गतियां देख ली, अक्षांश दिशाएं देख लिया, आपने आंतरिक संरचना देख ली, यानी कि सियाल सीमा निपे देख ली, महासागर उत्पत्ति की आपने विघटन का सिद्धांत देख लिया, आपने भूकंप ज्वालामुखी देख ली, आपने वायुमंडल की गैस देख ली, आपके ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देख ली, आपने यहाँ वायुदायी पेटा देख ली, यानी कि तापजन्य पेटा कौन सी है, आपने ज्वार भाटा देख लिया। यानी कि प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आया आपकी, यानी कि एक टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि आपने समझ लीजिए, यहाँ पर आपको समझना होगा प्रत्येक टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आएगा। आपके 9-10 टॉपिक है तो 9 से कम क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, इनका जो आपको मैं 3 वर्षों का पेपर करा रहा हूँ, बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से ही ध्यान देना होगा। यानी कि ये तो आपको सेकंड ग्रेड के पूर्व वर्षों का पेपर करा रहा हूँ, लेकिन 13 के 11 के या फर्स्ट ग्रेड में आए क्वेश्चन जिससे संबंधित है वो भी आपको हल करने हैं। एक बार सिलेबस करने के बाद में फिर आपके कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको टेस्ट सीरीज क्या, इनको ही हल कर लो, इनका टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर देने से पहले इनको हल कर लो अच्छे से। तो आपको क्या जरूरत है, यहाँ से आपकी मैं कह रहा हूँ कि आपके 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन तो 100% आपको सही होंगे। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन जो रहेंगे हो सकता है उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको 19 से 19 क्वेश्चन आप सही करना, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 19 से 19 क्वेश्चन आपके सही हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।